राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हिस्ट्री में मेवाड़ का इतिहास, तो अपने सिसोदिया वंश कर रहे थे, यानी कि राणा शाखा को कर रहे थे, जिसमें राणा हमीर को कर लिया, खेता को कर लिया, यानी कि खेता को क्षेत्र सिंह या खेता भी कहते हैं, और राणा लाखा को अपने कर लिया, लाखा यानी कि लख सिंह। फिर मोकल को कर लिया, और फिर कुंभा को कर लिया, और उद्दा को भी कर लिया, रायमल भी कर लिया। अब रायमल के आगे पुत्र देखो महाराणा सांगा जो संग्राम सिंह है, आज अपने इनको करेंगे। तो दोस्तों, अब करते हैं अपने राणा सांगा या संग्राम सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो राणा सांगा जो संग्राम सिंह है, इनका जो शासनकाल 1509 से 28 रहता है। 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक किनका रहता है? राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह का। और इनके पिता है, देखो राणा सांगा, रायमल याद रखना, पिता रायमल है, माता रतन कुंवर है, और उपाधि हिंदू पंत। देखो तो राणा सांगा कर रहे हैं, पिता रायमल, ये रहे इनके पिता देखो रायमल। तो रायमल को अपनों ने कर लिया है, महाराणा सांगा संग्राम सिंह कर रहे हैं, माता रतन कुंवर है। और राणा सांगा के जन्म की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को इनका जन्म होता है भाई। अब देखो, आज अपने ना इसमें क्या है, राणा सांगा को भी कर लेंगे, महाराणा रतन सिंह को भी कर लेंगे, विक्रमादित्य को भी कर लेंगे, उदय सिंह को भी कर लेंगे। तो उदय सिंह जरूर करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। उदय सिंह और महाराणा सांगा, इन दोनों को अच्छे से करना है तैयार। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे किसी का ही भी हो, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर आगे देखो, महाराणा प्रताप की अलग से एक वीडियो बहुत अच्छी बनाऊंगी, क्योंकि महाराणा प्रताप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो महाराणा प्रताप हो गए, उदय सिंह हो गए, और ये महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको भी अच्छे से पढ़ना है, देखना सभी को कोई किसी चीज़ का पता नहीं। तो देख लो भाई, राणा सांगा की बात करते हैं तो इनको हिंदू पंथ कहा जाता है, और इनके शरीर पर ना 80 घाव थे। 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड है ना, इन्होंने क्या कहा था, सैनिक का भग्नावेश कहा था वे इनको। और ये मतलब काफ़ी वो थे, कहते हैं ना, मतलब ऐसे ताकतवर होते हैं, मतलब काफ़ी थे। देखो 80 गांव होने के बाद में भी देख लो ये मतलब ऐसे लड़ रहे थे। और अगर बात करते हैं इनकी, तो सांगा मतलब एक ऐसे अंतिम भारतीय हिंदू राजा थे, मतलब जिनके नीचे जो सारी जो राजपूत जातियां है ना, वो विदेशियों को भगाने के लिए भी एक हो गई थी। तो देख लो अब राणा सांगा के बारे में, राजपूत जातियां थी ना, वो भी विदेशियों को ना भगाने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिख रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो देखो, राणा सांगा अजमेर के करमचंद पंवार की सहायता से शासक बने। तो अब राणा सांगा है ना, ये देखो किन की सहायता से, अजमेर के जो करमचंद पंवार है ना, इनकी सहायता से शासक बनते हैं। और राणा सांगा है ना, ये करमचंद पंवार को यानी कि रावत की उपाधि दी थी भी। राणा सांगा ने करमचंद को कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी, यानी कि सेना नायक। ये लो भाई, आगे यही बात आ गई। राणा सांगा को हिंदू पंथ कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदू पंथ किनको कहा जाता है? तो राणा सांगा को। और शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इनको देखो सैनिकों का भग्नावेश कहा है। तो भग्नावेश पूछा जाता है कौन? तो राणा सांगा को कहा जाता है। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। फिर देखो, कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में, अब कर्नल टोड है ना, इनके अनुसार राणा सांगा की सेना में देखो कौन कौन उपस्थित थे। 7 तो राजा 9 राव, 7 राजा 9 राव, 104 सरदार उनकी क्या सेवा में उपस्थित रहते थे भाई। ये कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इनके अनुसार। यानी कि जो सांगा है, संग्राम सिंह है, इनकी सेना में देखो कौन को सेवा में कौन कौन उपस्थित रहते थे। 7 तो राजा 9 राव, 104 सरदार। और राणा सांगा दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था भाई। अब मोटा मोटा फिर से देख लो, राणा सांगा संग्राम सिंह 1509 से 1528 ईस्वी, पिता रायमल, माता रतन कंवर, और इनकी उपाधि हिंदू पंथ। और राणा सांगा का राज्याभिषेक याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 24 मई 1509 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। 24 मई 1509 ईस्वी को किनका राज्याभिषेक होता है? राणा सांगा का। और आगे देखो, हिंदू पंथ कहा जाता है इनको। और सैनिक भग्नावेश का कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, 80 गांव होने के कारण इनको। मैंने भाई इस एक ही वीडियो में मैं ना मतलब 3-4 शासक की समेटने की कोशिश की है कि एक साथ हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने की, और समझ में भी आ जाए इस तरीके से। तो देखो, राणा संग्राम सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पर युद्ध होते हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है खातौली के युद्ध से, ये 2023 में पूछा गया है, शायद सेकंड ग्रेड में। देखो 1517 ईस्वी में
राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध होता है। यह याद रखना। ये देखो खातौली का युद्ध, ऐसे लोग खातौली, खतरा, खातौली याद रह जाएगा, खतरा, खतरा से 17, आप ऐसे याद रखो, खातौली खतरा 17, 1517 में होता है। राणा सांगा से खतरा था, इसे लो भाई। तो खतरा किन के बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और विजय कौन होता है? राणा सांगा होते हैं। और यहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया गया है यहाँ से कि खातौली के युद्ध में कौन विजय होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है ना, तो यहाँ सीधा ऐसे पूछ लिया गया है विजय कौन हुआ था, तो राणा सांगा। ऐसे विजय से पूछ लिया गया 2019 में क्वेश्चन। तो अब देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और वर्तमान में अब कहाँ है? ये पीपलदा कोटा में है भाई। तो देख लो, खातौली का युद्ध, पीपलदा कोटा का युद्ध यहाँ वर्तमान में कोटा में है। 1517 ईस्वी में होता है। खातौली खतरा 17, ऐसे याद रह जाएगा। और ये देखो, इस युद्ध में राणा सांगा की अगर बात करते हैं तो एक हाथ और पैर और ये गंवा देते हैं। तो भाई जो खातौली का युद्ध है ना, इसमें राणा सांगा की जो बढ़ती शक्तियाँ थी ना, उससे भयभीत होकर ये इब्राहिम लोदी है ना, ये आक्रमण करता है भाई। और यहाँ पर देख लो, इनकी सांगा की विजय होती है। और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा है ना, इन्होंने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था भाई। और इस युद्ध में राणा सांगा लंगड़े हो गए थे। तो अब इस खातौली का मोटा मोटा युद्ध भाई याद रखना है, कब? 1517 में, और वर्तमान पीपलदा कोटा में है। किन के बीच में होता है? इतना ध्यान रखना, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में विजय राणा सांगा होता है, इतना ही ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, ये देखो लिखी रखी है लाइन, ये देखो, राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र है ना, इनको आक्रमण, तो ये सिकंदर लोदी का पुत्र ही है इब्राहिम लोदी, इन्होंने ये आक्रमण कर दिया था भाई। देखो राणा सांगा की मतलब शक्तियां बढ़ती हुई को इससे भयभीत हो गए थे, फिर ये आक्रमण कर देते हैं। और सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को क्या? बंदी बना लिया था। और इस युद्ध में राणा सांगा क्या हो गए थे? लंगड़ा हो गए थे। आगे देखो, बाडी का युद्ध भाई, जो बाडी का युद्ध है धौलपुर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1518 में होता है। बाडी 18, इसे याद कर लो 18। और खतरा खातौली 17, बाडी 1518। खतरा होता है ना, तभी तो इसे लो भाई बाडी हो गई है ना 18 में, इसे किससे भी ले लो, थोड़ा कनेक्ट कर लो। तो ये इसी में भी राणा सांगा होते हैं, इसी में भी इब्राहिम लोदी होते हैं। तो ये देखो, खातौली का युद्ध भी इन दोनों के बीच में होता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का, इन दोनों के बीच में। और बाडी का युद्ध भी इन दोनों के बीच में होता है। पहले भी राणा सांगा की विजय होती है, और इस बाडी के युद्ध में भी राणा सांगा की विजय होती है। तो इब्राहिम लोदी है ना, ये क्या करते हैं? ये पहले खुद नहीं आते हैं, क्योंकि इनको ऐसे हो जाता है इब्राहिम लोदी को भी, हाँ पहले युद्ध में भी इनको मतलब पराजित कर दिया था। तो इनको मतलब ये है ना, अपने इब्राहिम लोदी ने अपने, देखो 2 सेनापति थे, कौन? पहले इनको भेजते हैं मियाँ माखन और एक हुसैन, इनको भेजते हैं। तो फिर देखो, इन दोनों को भेजते हैं, फिर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो ये बाडी का युद्ध होता है, इसमें ये पराजित हो जाते हैं। और राणा सांगा है ना, ये उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया था भाई। देखो, ये यहाँ जीत जाते हैं खातौली का युद्ध 1517 में, और बाडी का युद्ध जो 1518 में धौलपुर में भाई, और ये यहाँ जीत जाते हैं। तो राणा सांगा उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक बन गए थे, और ये यहाँ विजय हो जाते हैं, ये यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। इन दोनों में देख लो कौन? राणा सांगा ही विजय हो रहे हैं। लो भाई, अब इस पेज पे आ जाते हैं। मैंने एक जगह एक बार सारे युद्ध लिख दिए हैं, और गागरोन के युद्ध में भी वो होते हैं, वहाँ पर मोहम्मद खिलजी के साथ में होता है, वो भी अपने करेंगे चर्चा। भाई ये रीट वालों में ही है, सारे के सारे पढ़ने हैं, और सेकंड ग्रेड में है। ये जो मैं करवा रही हूँ मेवाड़ का, ये सारा सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान और मुगल का दे रखा है, जिसमें मेवाड़ दे रखा है, एक आमेर पढ़ना है, एक मारवाड़ और बीकानेर। और बीकानेर मारवाड़ का एक ही दिया हुआ है, आमेर का वो देखेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जब मारवाड़ करेंगे ना, तो सेकंड ग्रेड में मारवाड़ का सिर्फ रावचंद्र सेन दिया हुआ है, और बीकानेर का राय सिंह दिया हुआ है, उतना ही है उस सेकंड ग्रेड में। और रीट में तो ये बहुत सारे राजवंश हैं, तो उसमें वो मारवाड़ करेंगे तो मैं बता दूंगी कि किसका किनको क्या पढ़ना है। मैं ऐसे ही करवाऊंगी, ऐसे नहीं कि मिक्स करवाऊँ। तो अब ये वाला भाई सभी को ही पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकेंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, सभी में ही है। तो देखो, खातौली का युद्ध होता है, एक तो खातौली का जो वर्तमान में कोटा में, देखो इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में सांगा विजय होती है। फिर बाडी का युद्ध धौलपुर में, जिसमें इब्राहिम लोदी और सांगा का फिर सांगा विजय होते हैं। फिर बयाना का भरतपुर का, बयाना भरतपुर में यहाँ का युद्ध होता है, ये पूछा गया है इंपॉर्टेंट, 2010 में पूछ लिया गया, यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन बना है। तो बयाना देखो, सांगा तो लड़े, सांगा का तो हो ही रहा है इनमें तीनों में, यहाँ सांगा ही है। फिर बै से बयाना, बै से याद रखना बाबर का, बयाना वाला बाबर के साथ में होता है, यहाँ ही सांगा विजय होते हैं। एक होता है
खानवा का युद्ध जो कि रूपवास भरतपुर में। तो खानवा का युद्ध देखो, खानेवा बाबर है स्यारा, बयाना बाबर है तो खानवा का बाबर के संग। पर यहाँ पर देखो सांगा पराजित हो जाते हैं, बाबर क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। ये कोई पत्ती बनाते हैं, वो अपने पढ़ेंगे कि किस लिए ये जीतते हैं और किस लिए ये हारे जाते हैं, ये सारे पढ़ेंगे अपने तुलगुमा पत्ती से, है ना। तो अब एक देखो गागरोना जो कि झालावाड़ में, गागरोना का युद्ध ये सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में होता है। यहाँ भी सांगा विजय होते हैं, पर खानवा के युद्ध में सांगा हार जाते हैं, वे ये पराजित होते हैं। बाकी सारों में देख लो राणा सांगा की विजय हो रही है। देख लो बयाना बाबर और सांगा के बीच में भरतपुर में है, खानवा रूपवास भरतपुर जो कि बाबर और सांगा के बीच में यहाँ पराजित होते हैं। गागरन का देखो सांगा तो है ही है, गागरोन वाले में महमूद खिलजी द्वितीय है भाई। अब इनको पढ़ते हैं। ये देखो गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, खातुर्ली का मैंने कैसे है तो खतरा 17 याद रखना। फिर बांडी यानी कि बांडा हो गया 18 में से ले लेना, 1518 में। अब गागरोन का फिर 19 में 1519 ईस्वी में। और ये गागरोन के युद्ध की बात करते हैं। ये देखो गागरोन का युद्ध देखो 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय होते हैं, यहाँ पर सांगा विजय होते हैं। तो देखो यहाँ पर मालवा का जो ये महमूद खिलजी द्वितीय है ना, ये देखो चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, उन पर आक्रमण करते हैं। और राणा सांगा ने फिर क्या किया, मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी थी भाई। राणा सांगा किन को देते हैं, मेदिनी राय की जागीर, मेदिनी राय को किन की देते हैं, गागरोन की जागीर दे देते हैं। और गागरोन का युद्ध देख लो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में होते हैं। और सांगा ने इन महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा था और फिर छोड़ दिया था। ये रहा बयाना भरतपुर का युद्ध, ये 16 फरवरी 1527। बयाना 27 याद रखना। देखो गागरोन 19 याद रखना, बांडी 18 साल इसे लिखना, 18 साल की बांडी होगी 1518। और खतरा 17 इसे रखना। और गागरोन का 1519 याद रखना। और फिर बयाना 27 1527, बयाना 1527 ये बाबर और सांगा के बीच में होते हैं। ये देखो बाबर की ओर से, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा ये बाबर का बहनोई था भाई, ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो देखो बयाना दुर्ग पर अधिकार बाबर की ओर से कौन, ये बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा ने फिर सेना भेजकर बयाना दुर्ग को जीत लिया था भाई। पहले ये अधिकार कर लेते हैं अपने जो बहनोई है इनको भेज करके, इनके ये बहनोई है भाई मेहंदी ख्वाजा। और फिर राणा सांगा क्या करते हैं, राणा सांगा है ना ये बयाना दुर्ग को वापस भेज लेते हैं अपनी सेना को भेज करके। तो देख लो बयाना भरतपुर का दुर्ग 1527 में, 16 फरवरी 1527। और गागरोन का 1519 भाई याद रखना, गागरोन का महमूद खिलजी द्वितीय सांगा के साथ में। दोस्तों अब जल्दी जल्दी थोड़ा करना होगा अपनों को, ऐसे तो मैं करवाने लग गई तो फिर आपका सिलेबस ही नहीं होगा। देखो फिर आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक है 2023 में 15 मार्च 1527 ईस्वी को। दोस्तों ये 17 मार्च आना था खानवा का, यहाँ पर 17 मार्च कर लो, क्योंकि जो बयाना का है ना, जो बयाना भरतपुर अभी मैंने करवाया है वो होता है 16 फरवरी को, ठीक है ना 1527 को। और खानवा का होता है फिर 17 मार्च 1527 को, दोनों को याद रखना। तो बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी को 1527 को होते हैं दोनों, और खानवा का 17 मार्च को। तो ये रूपवास भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है भाई। ये खानवा वाला युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बाबर है ना इस युद्ध को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध घोषित कर देते हैं भाई। जो खानवा का युद्ध है ना इसको बाबर क्या घोषित करते हैं, जिहाद। क्यों जिहाद का नारा लगता है, जिहाद धर्म युद्ध घोषित कर देते हैं। बाबर यहाँ पर क्या करते हैं, बाबर ने मतलब बहुत कोशिश की थी। बाबर यहाँ पर लास्ट में देखो ये बोल देते हैं उनको भी शराब भी नहीं पीऊंगा। जो तमगा कर होता है ना, एक कर था जो कि मुगल व्यापारियों पर लगने वाला कर था, वो भी हटाने की कह देते हैं, वो भी हटा दूंगा। तब जा करके देखो ये वो पद्धति अपनाते हैं जो कि तुलुगुमा पद्धति होती है, इस कारण इनकी जीत होती है। तो ये सारे देख लो अच्छे से। तो खानवा का युद्ध देखो 17 मार्च 1527 ईस्वी को, साफ क्यों नहीं दिख रहा। और रूपवास भरतपुर गंभीर नदी के किनारे बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बाबर इस युद्ध को देखो क्या घोषित करते हैं, जिहाद धर्म युद्ध घोषित कर देते हैं। बाबर ने शराब नहीं पीने की देखो, और जो तमगा कर लगाया हुआ था वो भी हटाने की कह देते हैं, यानी कि मुगल व्यापारियों पर लगता था ये कर। और काबुल से जो आए ज्योतिष थे ना, ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने राणा सांगा के मतलब विजय की घोषणा की थी भाई। तो जो राणा सांगा है ना इनके विजय की घोषणा कौन करते हैं, काबुल से आए जो ज्योतिष मोहम्मद शरीफ थे वो करते हैं। और जो राणा सांगा है ना ये एक पाती प्रवन प्रथा चलाते हैं भाई।
और याद रखना, खानवा जो युद्ध होता है ना, खानवा में विजय होने के बाद में बाबर देखो विजय हो जाती है खानवा युद्ध में, क्योंकि खानवा के युद्ध में देखो राणा सांगा मतलब पराजित हो जाते हैं और जो बाबर है इनकी विजय होती है। फिर बाबर ये देखो इस युद्ध में विजय होने के बाद में गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं। गाजी की उपाधि धारण कौन करते हैं? बाबर करते हैं, क्योंकि गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला बोलते हैं, तो ये गाजी की बाबर धारण करते हैं। और बाबर की एक ये देखो किताब है जो ग्रंथ है, तो बाबर ने अपनी किताब तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा में खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा है। भाई देख लो, इन बाबर की ये ग्रंथ या किताब है तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा, एक ही नाम है, इसमें खानवा के युद्ध को क्या कहा है? अपने जीवन का काला दाग कहा है ये बाबर ने। एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, राणा सांगा की सहायता करने वाले शासक कौन कौन से थे, इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको तो ज्यादा ध्यान रखना ही रखना है, बाकी सभी मोटी मोटी नजर से देख लो। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, इनके शासकों से मैं बता देती हूँ कौन सा ऐसे बना हुआ है। ये यहाँ से पूछ लिया गया है 2019 में। देखो, महमूद लोदी और हसन खान मालदेव और मेदिनी राय खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। भाई तो मेदिनी राय भी देखो महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे और मालदेव भी थे और हसन खां और महमूद लोदी। अब देख लो भाई राणा सांगा की सहायता करने वाले कौन कौन हैं। देखो, राणा सांगा की सहायता करने वाले मारवाड़ का तो राव मालदेव था और ये राव गंगा का पुत्र था। और बीकानेर राव कल्याणमल, बीकानेर का कौन था? राव कल्याणमल। तो बीकानेर से तो देखो आए थे राव कल्याणमल और मारवाड़ का राव मालदेव था और कल्याणमल राव जैतसी का ही पुत्र है। आमेर से पृथ्वीराज कछवा आए थे इनकी सहायता करने के लिए, और मेड़ता के रायमल राठौड़ और विरमदेव मेड़तिया और चंदेरी से मेदिनी राय आए थे। तो ये मेदिनी राय से क्वेश्चन पूछा गया है। ईडर से बारमल और सिरोही के खिराज देवड़ा थे और नागौर के खानजादा थे। और बागड़ डूंगरपुर के देखो महारावल उदय सिंह थे और देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बागा सिंह थे। और अजमेर के करमचंद पवार थे और जगनेर भरतपुर के अशोक परमार, सादड़ी के जाला अज्जा। थोड़ा मैं बता देती हूँ, इनको याद रख लेना और ये बागड़ वाला भी याद कर लेना। और यहाँ से ये पूछा गया ये याद कर लेना, और बाकी मेड़ता वाले और ये तीनों तो करने ही करनी है। तो मारवाड़ के राव मालदेव, बीकानेर के राव कल्याणमल और आमेर के पृथ्वीराज कछवा और सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत और सादड़ी के जाला अज्जा और रायसिन सैलदी तंवर रायसिन के, ये सारे इनकी सहायता करने वाले थे राणा सांगा के। देख लो, सोच के देखो, राणा सांगा है ना वो मतलब एक ऐसे अंतिम भारतीय हिंदू थे जिनके नीचे जो सारी राजपूत जातियां थी ना, वो भी देखो इन विदेशियों को भगाने के लिए भाई मतलब एक तरफ हो गई थी, वो भी भगा रही थी, सारी एक हो गई थी राजपूत जातियां भी। अब देखो भाई, राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था, ये बात आ गई ना। ये देखो, जिनके समय सारी हिंदू राजपूत जाति विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गई थी, ये हो गई बात। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद लोदी, हसन खां मालदेव और मेदिनी राय खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे ये सारे। और युद्ध में राणा सांगा के तीर लग गया था। भाई तीर लगने से बेहोश हो गया था, ये ध्यान रखना। राणा सांगा की अगर बात की जाती है ना, राणा सांगा की बात हो रही है, तो इनका जो राज चिन्ह धारण किया था वो झाला अज्जा करते हैं। राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करने वाले कौन थे? झाला अज्जा। क्योंकि राणा सांगा के तीर लगने पर बेहोश हो जाते हैं, तो सादड़ी के थे ये झाला अज्जा, ये इनका मतलब वो संभाल लेते हैं जो राज चिन्ह है वो, फिर ये युद्ध करते हैं। आगे देखो, खानवा युद्ध में बाबर की विजय होती है, ये बता दिया। अभी सांगा हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, बाबर की विजय होती है और फिर ये इस विजय में गाजी की उपाधि धारण करते हैं। और हार के अब कारण देख लो, क्या कारण थे तभी हार हुई थी सांगा की। तो देखो, एक तो ये जो बाबर है ना, ये बाबर का तोफ खाना का प्रयोग करता है और तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करता है, इसलिए सांगा की हार जो होती है और ये जीत जाते हैं। और 2023 में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना। हार के कारण थे बाबर का तोप खाना, तुलगुमा पत्ती इनका प्रयोग करना, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है 2023, इसको ध्यान रखना। हार के कारण में देखो, एक तो देखो रायसिन के कौन? सलहदी तंवर, रायसिन के तो सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा। अब मैंने बताया कि ये ना दोनों ही, एक तो याद रखना राणा सांगा की सहायता करने वाले थे, मैं पीछे लेके जाती हूँ। ये देखो, रायसिन के तो सलहदी तंवर और ये रे नागौर के खानजादा। एक तो ये सारे के सारे राणा सांगा की सहायता करने वाले शासक थे। ये थे सहायता करने वाले किन के? राणा सांगा के। पर लास्ट में ये देखो क्या करते हैं। अब हार का क्या कारण था राणा सांगा का? एक तो रायसिन का सलहदी तंवर था भाई, और एक नागौर का खानजादा। अब देखो, खानजादा था नाम, ऐसे लो बड़ा ही रामजादा था।
अंतिम समय में बाबर से मिल जाना, ये अंतिम समय में से बाबर में मिल जाती है। नागौर का तो खानजादा और रायसीन का सलहदी, इसने सलहदी पार कर दी, ऐसे ले लेना, दोनों ही याद रह जाएंगे। ये बाबर से मिल जाती है, तो ये ही हार के कारण थे। और देखो बाबर के तीरंदाज, बाबर ने फिर जीत का श्रेय इन्हें दिया। और एक चीज ये ध्यान रखना, जब राणा सांगा बेहोश हो जाते हैं तो बेहोश होने पर इन्हें बसवा दोसा, बेहोश हुए तो वैसे बेहोश, वैसे बसवा दोसा लाया गया जहाँ राणा सांगा का इलाज हुआ था भाई। और खानवा के युद्ध में बाबर ने देखो जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था। और बाबर ने मुसलमानों से लिए जाने वाला जो व्यापारिक कर था ना तमंगा कर, वो भी लास्ट में बोल देते हैं ये भी मैं माफ करता हूँ, शराब भी कहता है शराब भी छोड़ दूंगा, ये सब पहले बड़े ड्रम ही, ये ड्रम ही मुका देता था भाई ये दारू के, तो लास्ट में ये बोल देता है अपने जीतने के लिए कि मैं अब दारू भी नहीं पीऊँगा, और जो ये इन व्यापारियों से जो कर लेते थे ना वो भी माफ़ कर देता है। तो ये सारा ही देखो जीत के मतलब ये जीता और ये सांगा के हार के कारण है भाई, क्योंकि ये दोनों तो देखो खानजादा है नागौर का और राय सिंह के सलहदी तंवर है, ये दोनों बाबर की तरफ मिल जाते हैं। और बाबर देखो बाबर का तोपखाना और तुलगुमा पत्ती का प्रयोग करते हैं। इनको याद रखना, एक तो आप लोगों को इनके जो राणा सांगा है ना उनके जो साथ देने वाले वो ध्यान रखना, और लास्ट में जो इनको धोखा देने वाले यानी कि बाबर के साथ मिलने वाले दो, इनको ध्यान रखना और कारण देख लेना इनके। और एक याद रखना, राणा सांगा जब तीर लगता है ना इनका, तो राणा सांगा का जो मतलब राज चिन्ह धारण करते हैं वो जाला अज्जा करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में मारे जाने वाले राजपूत सरदार कौन थे भाई, इनको कैसे याद करेंगे। खानवा के युद्ध में जो राजपूत सरदार मारे, एक तो चंद्रबान, ऐसे याद रखो, चंद्र भगवान चंद मिनटों का था, भगवान आ रहा ना पीछे, भगवान के पास चला गया, मारे गए। भूमत राज, ये लो भूमत राज, भूमत से भगवान को ही प्यारे हो गए से लोग। माणिक चंद्र आ गया, चंदा के मामा के पास चले गए। दलपत रावत जग्गा और करमचंद, चंद आ गया, करमचंद चंद मिनटों के ये थे। दलपत इन्होंने अपना दल ही बदलो छोड़ दिया, मारे गए, ठीक है ना। रावत जग्गा जग से ही गई, ऐसे ले लेना, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट करो। फिर इडर का भारमल, ये भी लो, ईडर आ रहा है ना पीछे, ईडर का भारमल है, तो ऐसे लो बिडर के मारे ये भी मारे गए। तो ये सारे खानवा के युद्ध में मारे जाने वाले राजपूत सरदार है। भान से लो भगवान के पास चले गए, चंद्र मामा के पास चले गए, मर गए, ठीक है ना। ऐसे लो भूमत, भूमि पर ही ऐसे लो, या भगवान के पास चले गए। माणिक चंद्र यानी कि चंद मिनटों के लिए थे। दलपत इन्होंने दल छोड़ दिया, मर गए, इसलिए रावत जग्गा ऐसे जिंदगी से चले जाए, कैसे भी कनेक्ट कर लो, याद रह जाएंगे सारे, एक दो बार पढ़ोगे। करमचंद चंद मिनटों के थे। ईडर से भारमल यानी कि ये सारे मारे गए कौन से, खानवा के युद्ध में राजपूत सरदार, ये याद हो जाएंगे। ये राणा सांगा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ। ये लो भाई, अब राणा सांगा का चबूतरा कहाँ बना है, बसवा दोसा में। और राणा सांगा ने बाबर को हराने की शपथ ली, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया था। देखो राणा सांगा है ना, ये बाबर को हराने के लिए शपथ लेते हैं, परंतु जो मेवाड़ी सरदार ने राणा सांगा को भी जहर दे दिया। और राणा सांगा की मृत्यु देखो कालपी उत्तर प्रदेश यूपी में 30 जनवरी 1528 को होती है। भी राणा सांगा की मृत्यु देखो 1528 में होती है, और 1527 में युद्ध होता है खानवा का। और जो खानवा का युद्ध होता है वो तो होता है 17 मार्च 1527 को, और जो बयाना भरतपुर का होता है वो 16 फरवरी 1527 को। और ये लो राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। देखो राणा सांगा का चबूतरा तो यहाँ चबूतरा बैलो बैसे बसवा दोसा, और यह राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है ना। और यहीं पर राणा सांगा की जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा ना, ये अंतिम संस्कार होता है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी छतरी है, तो राणा जो सांगा है ना, इनके 8 खंभों की छतरी है भाई। अब ये चीज मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, देख बाबर क्या कहते हैं। बाबर ने ये कहा कि सांगा के बारे में लिखा है कि उसका मुल्क तो 10 करोड़ की आमदनी का था, ठीक है ना, और उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, ये बाबर कहते हैं भाई। और राणा सांगा ने देश की रक्षा में 1 आंख गंवा दी थी भाई अपनी, 1 हाथ 1 पैर खो दिया था। और ये देखो पानीपत का युद्ध, इसको देखो थोड़ा। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, किन के बीच में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और जिसमें बाबर ने क्या किया, तोप बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। देखो पानीपत का युद्ध होता है ना, इसमें करते हैं ये एक तो बाबर तोप का, और एक इस बारूद, इन तोप और बारूद का प्रयोग करके फिर इब्राहिम लोदी को
मार करके भारत में मुगल वंश की होती है, तो नींव रखते हैं। ये जो पानीपत का युद्ध होता है ना, ये बाबर किन के साथ करते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ में करते हैं। और जो खानवा का युद्ध होता है वो तो सांगा के साथ में होता है। आगे देखो, बाबर की पुस्तक देख लो भाई, फिर मैंने लिख दिया बाबरनामा इनकी पुस्तक है, तुजुक ए बाबरी ये पुस्तक है, तुर्की भाषा में, और इसका अब्दुल रहीम जी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और बाबर ने देखो 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, गागरा का युद्ध, ये चारों ही बाबर द्वारा लड़े गए हैं। पानीपत का भी बाबर द्वारा, खानवा का, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो अपने ने तो इसमें राणा सांगा पढ़ना है, राणा सांगा का ध्यान रखना है। राणा सांगा का युद्ध होता है, किसके साथ क्या होता है, और मैंने यहाँ पर तो ये इसका बाबर का ऐसे लिख दिया। और ये लो भाई, यहाँ पर 1 लाइनर बहुत ही अच्छी दे रखी है क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में सांगा है ना, इनके मुस्लिम सेनापति कौन थे, हसन खां मेवाती, देखो ये नाम से पता चल रहा है, तो ये सांगा के मुस्लिम सेनापति। और सांगा के साथ खानवा युद्ध में किसने विश्वासघात किया था, देखो सलहदी तंवर है ना, लास्ट में मिल जाते हैं उनके साथ में, बाबर के साथ में, और एक वो खानजादा था। तो सांगा के साथ खानवा के युद्ध में किसने विश्वासघात किया था, सलहदी तंवर ने। और खानवा के युद्ध में सांगा का मुकुट धारण करने वाला, भाई उनका जो चिन्ह धारण किया था, राज चिन्ह किन्होंने किया था, झाला अज्जा ने किया था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट, तीनों सारे इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पर, ये सारे के सारे, कोई पता नहीं किसी चीज़ का। और खानवा का युद्ध बाबर ने कौन सी, खानवा के युद्ध के मतलब जीतते हैं युद्ध के बाद में, यहाँ लिखा थोड़ा सही नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, खानवा के युद्ध को बाबर ने कौन सी उपाधि दी, ये भी चल ठीक है, गाजी धर्मयुद्ध की उपाधि देते हैं भाई। और राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, भोजराज था भाई। और भोजराज से विवाह मीराबाई का होता है, सभी को पता ही है। राणा सांगा का ये ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे भाई। अब करते हैं महाराणा रतन सिंह। मैं एक बार उसी पेज पे लेके जाती हूँ आप सभी को, ये लो भाई, मैं उसी पेज पे लेके आई हूँ। अपना गुहिल वंश हो गया, रावल शाखा हो गई, राणा सांगा सिसोदिया वाला कर रहे हैं अपने, सिसोदिया वंश। राणा हमीर पढ़ लिया, खेता, राणा लक्ष्य सिंह अभी पढ़ा, लाखा भी पढ़ लिया अपनों ने, मोकल भी पढ़ लिया, कुंभा भी पढ़ लिया, उदा भी पढ़ लिया। और उदा अपने पिता के हत्यारे होते हैं भाई, कुंभा को मारते हैं। फिर रायमल पढ़ लिया, रायमल के बेटे अपने संग्राम सिंह को पढ़ा है, राणा सांगा को अभी अभी पढ़ा है, इसको राणा सांगा या संग्राम सिंह बोलते हैं। फिर महाराणा रतन सिंह करेंगे अपने, फिर महाराणा रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य करेंगे, फिर उदय सिंह करेंगे। और विक्रमादित्य है, ये जो विक्रमादित्य है ना, ये ध्यान रखना, जो महाराणा सांगा है ना वो, और एक महाराणा सांगा की एक रानी और होती है जो हाड़ी रानी कर्मावती होती है, उनके पुत्र होते हैं ये विक्रमादित्य। ये अपने आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इनके 2 पुत्र होते हैं, देखो एक तो विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। और ये जो बनवीर है ना, ये इस विक्रमादित्य की हत्या करते हैं भाई, आगे पढ़ेंगे अपने। तो विक्रमादित्य की हत्या देखो बनवीर करते हैं। और ये बनवीर होते हैं ना, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने उड़ना राजकुमार मैंने करवाया था, उनके 10 पुत्र होते हैं बनवीर, ये विक्रमादित्य की मतलब हत्या करते हैं। और आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी, जब अपने छोटे थे तभी पढ़ते थे स्कूलों में ही, बुक्स में, कि पन्ना दयाएं है ना जो मतलब इनका पालन पोषण करने वाली, वो अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके इन उदय सिंह को मतलब इनके प्राण बचाती है। ये कहानी तो पढ़ा होगा, ये भी अपने करेंगे। ये थोड़ा सा महाराणा रतन सिंह को देख लेते हैं, फिर विक्रमादित्य को करेंगे। देखो महाराणा रतन सिंह, इनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी तक रहता है। और ये राणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो भोजराज है ना, इनका जो खातौली के युद्ध में घायल होने से इनका निधन हो जाता है। और भोजराज है वो मीरा के पति थे भी। तो ये भोजराज है ना, इनका देखो खातौली के युद्ध में भी ये घायल होने से इनका निधन हो जाता है। राणा सांगा के पुत्र है ये। आगे देखो, राणा सांगा के पुत्र कौन, रतन सिंह। बूंदी के कौन, सूरजमल हाड़ा के साथ अहरिया उत्सव यानी कि आखेट, शिकार नहीं करते होते हैं वो, खेल खेलने गए थे तब मारे गए थे भी। कौन, ये रतन सिंह। तो ये भी तो राणा सांगा के ही पुत्र है भोजराज। ये कब मारे जाते हैं, खातौली के युद्ध में मारे जाते हैं। और जो ये राणा सांगा के पुत्र जो रतन सिंह है, ये एक बूंदी के कौन थे, सूरजमल हाड़ा थे भाई। ये सूरजमल हाड़ा याद रखना। राणा सांगा के जो पुत्र रतन सिंह है ना, ये किनके द्वारा मारे जाते हैं, ये आखेट यानी कि शिकार खेलते समय, अहरिया उत्सव जो आखेट है वो खेलते समय मारे जाते हैं। रतन सिंह बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ खेल रहे थे। और अब देखो जो विक्रमादित्य है ना, देखो अब जो राणा ये भोजराज है, ये भी मारे गए भाई इनके पुत्र। और रतन सिंह भी, ये दोनों ही मतलब गए, अब नहीं बचे दोनों बेटे, अब बचे विक्रमादित्य। तो ये जो विक्रमादित्य है ना, ये है महाराणा सांगा के ही बेटे। पर ये एक सांगा की एक और रानी थी
जो कि हाड़ा रानी कर्मवती थे उनके पुत्र थे। तो राणा सांगा और उनकी एक रानी और थी, उनके पुत्र है ये। फिर देखो विक्रमादित्य है ना, जो इनकी सुरक्षिका देखो कौन है, इनकी माँ रानी कर्मावती, जो कि राणा सांगा की एक और पत्नी थी हाड़ी रानी कर्मावती, उनका ही पुत्र है विक्रमादित्य सांगा। और इस कर्मावती, सांगा और कर्मावती का ही बेटा है ये। विक्रमादित्य की सुरक्षिका खुद बनती है, अभी खुद संभालती है, खुद ध्यान रखती है, खुद सुरक्षिका बनती है इनकी माँ ही अपने बेटे का, क्योंकि वो इतना वो संभालने वाला ये इसमें बात नहीं थी, इसलिए अपनी माँ ही इनका सुरक्षिका बनती है। तब भाई यहाँ पर देखो, अब बात कर रहे हैं अपने विक्रमादित्य की, आगे पढ़ेंगे, मैंने लिख रखा है एक बार, तो यहाँ मोटी मोटी बात लिखी है। देखो यहाँ पर भोजराज भी चले जाते हैं, नहीं है ये, इनकी भी डेथ हो जाती है। रतन सिंह है, ये भी चले जाते हैं। तो फिर ये बचते हैं विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य बचते हैं ना। तब ना गुजरात के एक शासक, जो बाहरी आक्रमण बात करते हैं गुजरात के शासक की, कौन, बहादुर शाह, वो सोचते हैं अब मैं यहाँ चला जाऊं। फिर वो यहाँ पर आक्रमण करने की सोचते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य अभी सोचते हैं अकेला रह गया, यहाँ पर मैं आक्रमण कर दूं। फिर भाई रानी कर्मवती है, ये खुद ही सनक्षिका थी और इन्होंने सोचा भाई अब मतलब अपनी लड़ाई तो कर नहीं सकते। फिर ये जो कर्मावती है ना, ये क्या करती है, जो गुजरात से लड़ने के लिए बहादुर शाह आता है ना, उनको समझाती है, संधि कर लेती है गुजरात शाह के साथ। संधि करके उनको रणथंभौर का दुर्ग दे देती है, भी आप ये लो रणथंभौर का दुर्ग। और ये बात है 1533 ईस्वी की, जब वो अटैक करता है गुजरात का बहादुर शाह 1533 ईस्वी में। फिर इतने से भी वो नहीं मानता है, गुजरात का जो बहादुर शाह है ना, वो सोचता है भी देखो इस बार में ना आया, विक्रमादित्य यहाँ पर थे और इसकी माँ ने जो रानी कर्मावती है वो मेरे को क्या देती है, दुर्ग है ना, वो मतलब ऐसे दे देती है, यानी कि संधि करके संधि कर ली। तो फिर ये सोचता है क्यों ना अब उनकी ज़्यादा ही मतलब ऐसे लालसा हो जाती है। फिर वो ही ना गुजरात का जो मतलब बहादुर शाह है वो वापस करता है 1533 में, तो यहाँ पर पहली बार करता है। फिर 1535 में दूसरा और अटैक करता है, यानी कि दूसरी बार और अटैक करता है। फिर ये रानी कर्मवती सोचती है अब क्या करें। फिर यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। मैंने एक जगह लास्ट में चित्तौड़ के तीनों साके इतनी अच्छी तरीके से करा रखे हैं, कौन मतलब जोहर करता है, कौन केसरिया करता है और कौन से शासक थे, मैंने तीनों साके एक जगह करा रखे और वहाँ से क्वेश्चन आता है, उनको एक तरफ देखेंगे अपने। तो इसको मोटा मोटा देख लो। चित्तौड़ का जो दूसरा साका होता है वो 1534-35 में होते हैं, क्योंकि जो गुजरात का बहादुर शाह जफर ने दूसरी बार अटैक करता है। पहली बार तो क्या करता है, ये जब विक्रमादित्य होता है ना उस समय आता है, तब रानी कर्मवती सोचती है इनको दुर्ग ही दे देती हूँ, मैं रणथंभौर का संधि कर लेते हैं। फिर इसके तो और मतलब कहते हैं ना और लालसा बढ़ गई जो गुजरात का वो ये राम, मैंने यहाँ महाराणा विक्रमादित्य को सारा अच्छे से लिख रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं अपने, ये देखो एक तो वही बात जो मैं बता के आई हूँ। देखो राणा सांगा के बेटे देख लो, राणा सांगा का जो सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। फिर इन भोजराज के बाद में जो शासक बनता है रतन सिंह बनता है, भी रतन सिंह द्वितीय। फिर इस रतन सिंह द्वितीय की तो देखो शिकार खेलते हुए आकेट खेलते हुए मृत्यु हो जाती है, जो बूंदी का सूरजमल था उनके साथ में। फिर भोजराज ही नहीं है, रतन सिंह नहीं है, विक्रमादित्य होते हैं, वो यहाँ पर देखो शासक बनते हैं। कब से, देखो महाराणा विक्रमादित्य की बात हो रही है 1531 से 1536 ईस्वी। और ये जो विक्रमादित्य किन का पुत्र राणा सांगा का तो है, राणा सांगा की एक और पत्नी थी हाड़ी रानी कर्मावती, इनके पुत्र। और इस हाड़ी रानी कर्मावती के देखो दो पुत्र होते हैं, एक तो उदय सिंह और एक विक्रमादित्य। तो महाराणा विक्रमादित्य किन का पुत्र है, महाराणा सांगा और हाड़ी रानी का। और इनके दो बेटे हैं कर्मावती के, देख लो भाई, हाड़ी रानी कर्मावती के, एक उदय सिंह और विक्रमादित्य। और उदय जो विक्रमादित्य है ना, इस खुद की ही संरक्षिका इसकी माँ बनती है, देखो कर्मावती। यहाँ पर मैंने पूरी कहानी वही लिख दी जो मैंने बताई थी। देखो यहाँ पर जो गुजरात है ना, गुजरात का इस समय क्या करता है, गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है 1533 ईस्वी में। जब ये गुजरात का बहादुर शाह 1533 ईस्वी में आक्रमण करता है, तब देखो ये क्या करती है, इसकी माँ जो कर्मावती है ना, ये इनको मतलब रणथंभौर का जो दुर्ग है वो दे देती है, संधि कर लेती है भाई इनके साथ में। देखो बहादुर शाह और कर्मावती के बीच में संधि होती है और इनको कौन सा किला दे दिया जाता है, रणथंभौर का किला दे दिया जाता है। एक ही जगह मैंने सारी कहानी लिख दी। देखो महाराणा सांगा और हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र दो है, उदय सिंह और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यहाँ पर शासक बनता है। उस समय विक्रमादित्य की संरक्षिका खुद ही इनकी कर्मावती माँ बनती है। और उसी समय गुजरात का देखो बहादुर शाह जफर यहाँ अटैक करने आता है 1533 ईस्वी में। और फिर इसकी माँ है जो कर्मावती, ये क्या करती है, संधि कर लेती है इस बहादुर शाह के साथ, बोलती है तू रणथंभौर दुर्ग को ले जा। फिर इसका फिर भी मन नहीं भरा है, फिर ये दोबारा यहाँ पर अटैक करता है, जो कि 1535 ईस्वी में, सॉरी
1533 तो पहला ये रहा, 1535 ईस्वी में दूसरा टेक करते हैं। ये मैंने बात द्वारा लिख दी यहाँ पर। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग को देकर बहादुर शाह से संधि कर ली। फिर 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया, देखो दोबारा करता है ये, पहले 1533 ईस्वी में करता है, उस समय संधि हो जाती है रणथंभौर दुर्ग दे करके। 1535 में वापस करता है पुनः आक्रमण, चित्तौड़गढ़ की रक्षा है। तो फिर कर्मावती क्या करती है, हुमायूं को राखी भेजती है भाई। और ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जो कर्मावती ये हुमायूं को राखी भेजते, उस समय हुमायूं ग्वालियर होते हैं और फिर वो सोचते हैं मैं इतनी जल्दी यहाँ पर चित्तौड़ पर आ नहीं पाऊंगा। जो हुमायूं होते हैं ये ना, उन पास ही मालवा पड़ता था और मालवा पर आक्रमण कर देते हैं ये। और ये थोड़ी सी लाइन देख लो, पृथ्वीराज सिंसोदिया के 10 पुत्र बनवीर था ना, बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी, इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। इसने सोचा मतलब ये ऐसे राजा ये ना बन जाए, वो सोच के, तो पृथ्वीराज सिंसोदिया ये 10 के पुत्र बनवीर ने 1036 ईस्वी में क्या करते हैं, विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं। और देखो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब दोबारा अटैक करता है गुजरात का कौन, ये देखो बहादुर शाह, दोबारा 1535 में जब करता है तब चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। तब जौहर तो खुद कर्मावती करती है और केसरिया बाघ सिंह देवलिया करता है। बाघ सिंह देवलिया क्यों करते हैं भाई, क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को तो इसकी जो माँ है विक्रमादित्य की अपने नानके भेज देती है बूंदी में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर कोई है नहीं जोर करने वाला, केसरिया करने वाला, तो फिर बाघ सिंह देवलिया करते हैं भाई। जो इनके सीनियर आदमी थे वहाँ के वो ही करते हैं, बाघ सिंह देवलिया। तो जौहर कर्मावती करती है दूसरे साके के अंतर्गत, 1535 में होता है दूसरा साका। और देखो जो चित्तौड़ का जो पांडुपोल है ना दरवाजा, उस पर लड़ते हुए मारे गए थे भी ये बाघ सिंह देवलिया। और बनवीर की बात करते हैं तो बनवीर को कौन मारता है, विक्रमादित्य। बनवीर है ना ये विक्रमादित्य को मार देता है भाई। और ये बनवीर मैंने बताया था ये जो उड़ना राजकुमार है उसका दासी पुत्र था भाई, पृथ्वीराज जो सिंसोदिया है। ये बनवीर इनको क्यों मारता है, क्योंकि मतलब बनवीर ऐसे सोचता है कि क्योंकि इसकी जो माँ है ना विक्रमादित्य की माँ, ये ऐसे बोलती है बनवीर को कि जब तक अभी तो उदय सिंह छोटा है, जब तक उदय सिंह बड़ा ना होता है तब तक मैं मतलब आप संभालना। तो ये सोचता है भाई मतलब जो शासक है सब ये संभालेंगे। तो फिर बनवीर क्या कहता है, बनवीर ने सोचा मैं उदय सिंह को ही मार दूंगा और पहले विक्रमादित्य को उड़ा देता हूँ। तो सोचता है फिर उदय सिंह जब बड़ा हो जाएगा तो उदय सिंह को शासक ना बना दे, ऐसा सोच करके ये मार दी। फिर उदय सिंह को भी मारने की कोशिश करता है, परंतु जो धाय माए है वो बचा लेती है भाई। ये देखो ये लाइन मैंने लिख रखी है, पन्ना धाय ने अपने बेटे, जो पन्ना धाय है ना वो अपने बेटे चंदन का, खुद का पन्ना धाय अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह के प्राण बचा लेती है भी, पालन पोषण करने वाली है। उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग में निकाल कर, उदय सिंह को कहाँ से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकाल कर कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो आशा देवपुरा है किलेदार, इनके पास भेज दिया जाता है भाई, वहाँ से निकाल करके, क्योंकि उसको बचा लेती है, वहाँ से वहाँ भेज देती है। अब अपना हो गया, अब रह गया महाराणा उदय सिंह, ठीक है। अब करते हैं महाराणा उदय सिंह। मैं उसी पेज पर वापस लेके जाती हूँ, बार बार बताऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पुत्र कौन है, इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में कौन आते हैं। ये लो भाई, यहाँ पर अपने राणा सांगा कर लिया, महाराणा रतन सिंह विक्रमादित्य कर लिया, और फिर उदय सिंह अपने कर रहे हैं, फिर महाराणा प्रताप बचेगा सिर्फ ही। अब मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी। और ये महाराणा उदय सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान से देखना, और आप लोग नोट साथ में बना लिया करो, यहीं से ही बना लिया करो। तो देखो महाराणा उदय सिंह की बात करते हैं तो इनका शासन 1537 से 1572 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि उदय सिंह को इनकी माँ ननिहाल भेज देती है। फिर तब देखो मालवी का युद्ध होता है एक, जो कि उदयपुर के आसपास में एक ये कोई जगह है, मालवी का युद्ध, ये किनके बीच में होता है, जो ये उदय सिंह है इनके बीच में और बनवीर के बीच में, क्योंकि बनवीर इनको भी मारना चाहते थे ना। तो देखो मालवी का जो युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के साथ होता है, और बनवीर यहाँ पराजित हो जाता है और उदय सिंह विजय हो जाता है। और इनकी सहायता, उदय सिंह की सहायता कौन करते हैं, देखो जो मालवी का युद्ध होता है इसमें तो देखो मालदेव है जोधपुर के, इनकी सहायता कर रहे हैं उदय सिंह की, बाद में ये सहायता नहीं करते हैं। एक हरमाड़ा का युद्ध होता है तब ये मालदेव सहायता नहीं करते, ये भी कोई रीजन है। एक जाली रानी थी, वो मतलब कोई लड़की थी, उससे मतलब ये शादी कर लेते हैं, पर ये मालदेव उससे मतलब प्यार करते हैं, इस चक्कर में ऐसे ऐसे करके कोई एक मतलब जब हरमाड़ा का युद्ध होता है उसमें ये साथ नहीं देते मालदेव। यहाँ तो देखो उदय सिंह का साथ दे रहे कौन, मालदेव के जोधपुर, इसलिए सहायता देते हैं, तब उदय सिंह यहाँ जीत जाते हैं और बनवीर की यहाँ पराजित हो जाती है। मालवी का युद्ध देखो याद रखो, उदयपुर के आसपास में ये जगह वहाँ है, उदय सिंह और बनवीर के बीच में मालवी का युद्ध, ये विजय होते हैं। और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक देखो कब होता है, 1537 ईस्वी में होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, याद रखना। महाराणा उदय सिंह का 1537 से 1572 ईस्वी तक याद रखना शासन रहता है, और 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में।
ये देखो उदय सिंह है ना, ये मालदेव, इन जोधपुर के जो मालदेव है इनके सहयोग से बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ प्राप्त करते हैं। तो किन के सहयोग से चित्तौड़ प्राप्त करते हैं? उदय सिंह मालदेव के सहयोग से। और मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक भी उदय सिंह है। मुस्लिम शासक जो शेर शाह सूरी है इनकी अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का जो मेवाड़ी शासक उदय सिंह है भाई पहले। ये हरमाड़ा का युद्ध होता है। देखो यहाँ मालवी के युद्ध में जोधपुर का मालदेव इन उदय सिंह की सहायता कर रहे हैं, इसलिए ये जीत जाते हैं और चित्तौड़ को प्राप्त कर लेते हैं। और जब दूसरा युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध, ये अजमेर में होता है 1557 में। यहाँ उदय सिंह और यहाँ पर अजमेर का एक सूबेदार था हाजी खां पठान, इनके बीच में होता है। हरमाड़ा का उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच में होता है। यहाँ हाजी खां जो है ना पठान, इनकी फिर थोड़ी हेल्प करते हैं जो ये वाला मालदेव जो जोधपुर का है, क्योंकि ये इनकी सहायता नहीं करते हैं यहाँ पर, तो ये हार जाते हैं, ये पराजित हो जाते हैं और हाजी खां पठान विजय हो जाते हैं। और देख लो उदयपुर शहर की स्थापना भी उदय सिंह ही करते हैं 1559 ईस्वी में। ये लो भाई 1559 ईस्वी में एक तो उदय सागर झील का नाम, अपने नाम पे ही देखो उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं 1559 ईस्वी में। और उदयपुर नगर भी बसाते हैं उदय सिंह, और उदयपुर को राजधानी भी उदय सिंह ही बनाते हैं। देख लो उदय सागर झील का निर्माण करते हैं, उदयपुर नगर बसाते हैं, उदयपुर को राजधानी बनाते हैं। फिर देखो अकबर का आक्रमण होता है भाई यहाँ पर। उदय सिंह होते हैं उनके समय, देखो मानवदेव सिंह के समय इनका शासनकाल 1537 से 1572 के बीच में होता है, यहाँ तक रहता है, और इनके बीच में ही अकबर का आक्रमण होता है। तो लास्ट में चित्तौड़ के मैंने तीनों साके भी लिख रखे हैं। देखो 1537 से 1572 के बीच में ही अकबर का आक्रमण होता है 1567 से 1568 में। ये देखो 1567 से 68 के बीच में अकबर का आक्रमण होता है। जब ये आक्रमण होता है ना अकबर का, उस समय क्या ये देखो जो राणा उदय सिंह है ना, तो देख लो भाई अकबर का आक्रमण होता है उस समय। देखो ये देखो राणा उदय सिंह है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, किन को सौंप कर जाते हैं? जयमल मेड़तिया को सौंप कर खुद कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तब देख लो जब अकबर का आक्रमण होता है तब यहाँ पर ये नहीं होते हैं उदय सिंह, तो फिर यहाँ पर देखो केसरिया कोई और ही करता है। केसरिया ये करेंगे जयमल मेड़तिया। तो जो साका होता है ना, उसमें साका मतलब ये होता है जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं तब साका बोलते हैं। एक होता है तो वो अर्ध साका होता है, वो जैसलमेर का है, वो भी देखेंगे अपने। तो देख लो भाई राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी थी। तो ये देख लो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। एक बार मैं तीनों शाखे फिर से एक जगह दिखा देती हूँ। ये देखो तीनों शाखे एक जगह लिखे हुए। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक शाखे हुए चित्तौड़गढ़ में हुए 3 शाखे। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में होता है, दूसरा शाखा 1534 में, तीसरा 1568 में। ये लास्ट में अपने तीनों शाखों को अच्छे से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लो भी चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा 1568 में होता है, उस समय केसरिया देखो, क्योंकि उदय सिंह खुद होते नहीं है, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं इनको सौंप करके। तो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिंसोदिया ये दोनों तो केसरिया करते हैं यहाँ पर। और जौहर देखो फत्ता की पत्नी है ये, इन फत्ता की ये फूल कंवर यहाँ पर क्या करती है? ये जौहर करती है। तो जौहर करने वाली तीसरी शाखे में फूल कंवर और जयमल मेड़तिया और फत्ता सिंसोदिया ये जौहर करते हैं। और कल्ला राठौड़ देखो, कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठा दिया था, बिठाकर युद्ध किया था भाई। इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, क्योंकि कल्ला राठौड़ अपने चाचा जयमल को देखो अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था मतलब 4 हाथों से युद्ध कर रहे हैं, तो इनको 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। और चित्तौड़ विजय के बाद जब चित्तौड़गढ़ विजय मतलब प्राप्त कर लेते तब देखो अकबर ने 30,000 व्यक्तियों को कत्लेआम करवाया था। तो अकबर ना ही चित्तौड़ को मतलब यहाँ पर ये केसरिया कर लेते हैं, खुद जीत जाता है अकबर। तो केसरिया फिर यहाँ पर कौन करते हैं? क्योंकि जब ये मतलब जब इनका ऐसे होता है ना भी हार माना जाता है या कोई चीज़, तो जौहर लेडी जो करती है, रानियाँ करती है, तो वो ऐसे करती है जैसे अकबर उधर गया तो भी अकबर के हाथ ना लगा दिया, हमारे अकबर के हाथ ना आए, इससे तो अच्छा हम मर ही जाएं। तो ये जौहर करती थी इस तरीके से। तो चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों को कत्लेआम करवाया था। और अकबर को जीवन का अमिट कलंक है भाई, अकबर के जीवन का ये क्या है? अमिट कलंक है। और अकबर ने मेवाड़ में, देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, अकबर ने मेवाड़ में जो सिक्के जारी किए थे वो एलची सिक्के किसने किए थे? अकबर ने। तो मेवाड़ में एलची सिक्के जारी अकबर ने किए थे। और अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, एक तो
अकबर वाली, अकबर है ना, ये आगरा दुर्ग के बाहर किसकी, जैमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां बनवाते हैं भाई। हाथी वाली गजारूढ़ जो पाषाण यानी कि जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो कौन बनवाते हैं, अकबर बनवाते हैं आगरा के बाहर। किन की, जैमल और फत्ता सिंसोदिया दोनों की। और औरंगजेब ने इसको तुड़वा दिया था। ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, और इसके साथ ही मैंने बीकानेर वाला लिखा है, ये देखो ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो देखो बीकानेर का जो महाराणा राय सिंह है ना, ये जूनागढ़ किले के बाद जैमल फत्ता सिंसोदिया की मूर्तियां बनाते हैं। तो जैमल फत्ता और सिंसोदिया की मूर्तियां ये जूनागढ़ में बीकानेर के महाराणा राय सिंह बनाते हैं। और इधर जो अपने बात कर रहे हैं ये अकबर है, आगरा के दुर्ग के बाहर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां बनवाते हैं, जैमल फत्ता की और जैमल और फत्ता की, और औरंगजेब बाद में तुड़वा देते हैं। अब देखो भाई 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, 1572 ईस्वी में होती है, 28 फरवरी को होली के दिन होती है। और महाराणा उदय सिंह की छत्री गोगुंदा उदयपुर में बनी हुई है। तो महाराणा उदय सिंह तक अपना हो जाता है अभी। अब देखो केसरी और जोर को मैंने एक जगह लिख रखे हैं सारे। तो देखो साका, केसरी और जोर दोनों साथ में करते हैं, उसको बोलते हैं केसरिया, पुरुषों द्वारा होता है, जोर महिलाएं करती है। और चित्तौड़ के प्रमुख साके देख लो, अब तक सर्वाधिक 3 साके सबसे ज्यादा चित्तौड़ पे साके हुए। अर्ध साका की बात करें तो जैसलमेर में होता है। जब दोनों में से एक होता है तो वो अर्ध साका होता है, वो एक ही हुआ जैसलमेर में जो 2.5 साका। अब देखो, और यानी कि जो महिलाएं हैं ना, मतलब ये जोहर कैसे करती है, ये तो ऐसे करते हैं पुरुष और महिला, या तो युद्ध में क्या है वो विजय को प्राप्त कर लेते हैं, या वीर गति को प्राप्त हो जाना इनको सही रहता है। अब देखो चित्तौड़ का जो पहला साका है वो 1303 में, चित्तौड़ का दूसरा 1534 में, तीसरा 1568, ऐसे रखना 1503 फिर 34 फिर 68, तीनों डेट अच्छे से याद रखना। चित्तौड़ के तीनों साके अच्छे से याद कर लेना, 1303 में पहला, 1534 से दूसरे, 1568 में। तो देखो चित्तौड़ का पहला साका जब शासक रावल रतन सिंह होते हैं, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, जोर पद्मिनी करती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं गोरा और बादल, यानी कि रतन सिंह के साथ में, रावल रतन सिंह इनके साथ में, ये इनके दोनों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, गोरा और बादल जो पद्मिनी के चाचा और भाई थे। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में शासक विक्रमादित्य होते हैं, आक्रमणकारी या बहादुर शाह गुजर होते हैं। देखो पहला साका 1303 में हो रहा है, तो ए पहले आता है ना, ए अपने ए बे लिखते हैं ना, ए बे सैद ए, दूसरा बे आता है तो बहादुर शाह गुजरात, ये दूसरे साके में आक्रमणकारी होते हैं। टेक ये करते हैं दूसरे में, पहले में ए वाले अलाउद्दीन खिलजी याद रखना। और जोहर यहाँ पर दूसरे में कर्मावती करती है, वीरगति को रावत बाग सिंह। और तीसरा साका होता है ये 1568 ईस्वी में होता है, तब शासक उदय सिंह होते हैं, आक्रमणकारी तीसरे में अकबर होते हैं। अभी जो पढ़े हैं, और जोहर फूल कमर करती है, वीरगति जैमल फत्ता प्राप्त होते हैं वीरगति को, और कल्लाजी राठौड़ इनकी जो सहायता करते हैं, और 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। तो अपना ये हो जाता है आज कंप्लीट मेवाड़ वाला